आज दुनिया भर में दहशत का माहौल है। वेस्टर्न मीडिया की माने तो ईरान ने वो काम कर दिया है जिससे वर्ल्ड वॉर 3 होने की संभावना बहुत ज्यादा अब हो जाती है। ईरान की एक गलती ने पूरे दुनिया को संकट में अब डाल दिया। वेस्टर्न एक्सपर्ट्स की माने तो ये सारी गलती ईरान की है। उसे अग्रसर होने की क्या जरूरत थी? गाजा, लेबनान, यमन की तरह वो भी चुपचाप इसराइल की बमबारी थोड़ा सह लेता और फिर रोते रोते अमेरिका के पास जाता और एक न्यूक्लियर डील साइन कर देता, अपने न्यूक्लियर एम्बिशंस को खत्म कर देता। लेकिन उसकी हिमाकत तो देखो। इसराइल के बड़े सर्जिकल स्ट्राइक राइजिंग लायन के बाद ईरान चुप ना बैठा। उसने ईरान हैज अ राइट टू सेल्फ डिफेंस का नारा लगाया और नारा लगाकर 350 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स दाग दिए 3 दिनों में इसराइल की तरफ। जय हिंद दोस्तों, आज का वीडियो इतना खास नहीं है, लेकिन हाँ, आज कुछ हम डिस्कशन करेंगे इजराइल ईरान युद्ध के ऊपर। हाल ही में द देशभक्त जी का एक वीडियो अपलोड हुआ है वेस्टर्न हिपोक्रेसी को लेकर। उसके ऊपर हम कुछ कमेंट्री करेंगे और देखेंगे हमें कोई जवाब मिलता है कि नहीं। तो चलिए वीडियो को प्ले करते हैं और देखते हैं उस वीडियो में ऐसा क्या है जो मैं कमेंट्री करने पर भीबस हुआ हूं। तो चलो वीडियो को प्ले करते हैं। आज दुनिया भर में दहशत का माहौल है। वेस्टर्न मीडिया की माने तो ईरान ने वो काम कर दिया है जिससे वर्ल्ड वॉर 3 होने की संभावना बहुत ज्यादा अब हो जाती है। ईरान की एक गलती ने पूरे दुनिया को संकट में अब डाल दिया है। वेस्टर्न एक्सपर्ट्स की माने तो ये सारी गलती ईरान की है। उसे अग्रसर होने की क्या जरूरत थी? गाजा, लेबनान, यमन की तरह वो भी चुपचाप इसराइल की बमबारी थोड़ा सह लेता और फिर रोते रोते अमेरिका के पास जाता और एक न्यूक्लियर डील साइन कर लेता, अपने न्यूक्लियर एम्बिशंस को खत्म कर देता। लेकिन उसकी हिमाकत तो देखो। इसराइल के बड़े सर्जिकल स्ट्राइक राइजिंग लायन के बाद ईरान चुप ना बैठा। उसने ईरान हैज अ राइट टू सेल्फ डिफेंस का नारा लगाया और नारा लगाकर 350 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स दाग दिए 3 दिनों में इसराइल की तरफ, जिसमें से कई हाइपरसोनिक मिसाइल्स थे। वो हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो इसराइल के प्रसिद्ध आयरन डोम को चीरते हुए इसराइल के शहरों और उनके पोर्ट्स पर जा गिरे। कम से कम 24 लोगों की मारे जाने की खबर है इसराइल में। लाखों इजरायली शायद पहली बार अपनी रातें बंकर्स में बिता रहे हैं। इजरायली इसको पहली बार यह समझ में आ रहा है कि दूसरे देशों पर बमबारी करने का अंजाम यह भी हो सकता है कि कभी कभी वो दूसरे देश भी तुम्हारे ऊपर बम बरसा सकते हैं। हर देश गाजा नहीं होता। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, दूसरे देशों पर बमबारी क्या इसराइल ने शुरू किया था? इसराइल तो अपनी लोगों के देश की तरक्की के लिए काम कर रहा था। दुनिया भर के देशों के साथ ट्रेड कैसे किया जाए, इसके ऊपर काम कर रहा था। इंडिया की आईएमसी प्रोजेक्ट को कैसे एस्टेब्लिश किया जाए, इसराइल की लोगों का लाइफ कैसे बेटर और इंप्रूव किया जाए, उसके ऊपर काम कर रहा था। क्या यही इसराइल की गलती थी? बमबारी का माहौल किसने शुरू किया, इसराइल ने या फिर ईरान ने? आई थिंक आप समझ चुके हैं। चलो आगे वीडियो को देखते हैं। जहां तंबू के ऊपर बॉम्ब्स गिराकर आप अपने आप को चैड समझ लो। जब हमास के नाम पर गाजा को समतल किया जा रहा था तब भी यही बात कही गई थी इसराइल द्वारा कि अगर तुम मरना नहीं चाहते थे, गाजा में रॉकेट्स की बारिश नहीं देखना चाहते थे, तो अक्टूबर 7 को क्यों अटैक किया? अब भुगतो। अब ईरान भी तो यही बात कह रहा है कि भाई आपने हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह कर दिया, हमारे टॉप साइंटिस्ट को मार दिया, हमारे टॉप जनरल्स को सफाया कर दिया, तो वापस में हम तो हमला करेंगे। लेकिन इसराइल के लिए ये आउट ऑफ द सिलेबस रिस्पॉन्स है। अब उन्हें तकलीफ हो रही है। इनफैक्ट अमेरिका में इस बात का मातम शोक बनाया जा रहा है कि 24 जाने गई हैं इसराइल में। पिछले 3 दिनों में इसराइल ने ईरान में तबाही मचा दी। 406 जान गई, वहां तबाह कर दिया, लोगों को ढेर कर दिया। ये खास बात नहीं है और उनमें ज्यादातर लोग सिविलियंस थे, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। पिछले 20 महीनों में गाजा में 55,000 लोगों को मार दिया गया, जिसमें 15,000 बच्चे हैं। ये बात भी इंपॉर्टेंट नहीं है। और ना ये बात इंपॉर्टेंट है कि आज गाजा में बेसिक खाना, बेसिक एड तक नहीं पहुंच पा रहा है, वहां ब्लॉकेड है। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन 24 जाने गई हैं इसराइल में और इसका तो बदला लेना होगा ईरान के साथ। चाहे यूएसए, यूके, तमाम उनकी आर्मीज को भी लगा देना पड़ेगा इस काम में, इस जद्दोजहद में। वेस्ट के बयान अगर आप देखो तो उससे भी यही लगता है, यही मानो कि इसराइल पर होलोकास्ट पार्ट 2 हो रहा है, इसराइल के ऊपर सारा बुरा काम हो रहा है, इसराइल ही असली विक्टिम है इस पूरे युद्ध में। मैं यहां पर वीडियो को रुकना चाहूंगा। देखो, इसराइल की हर एक सिटीजन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना उनकी सिक्योरिटी को लेकर हर वो काम करता है। सिविलियन की सिक्योरिटी इसराइल की फर्स्ट प्रायोरिटी है। उनकी एक सिटीजन को कुछ भी होता है तो सरकार को जवाब देना पड़ता है। जनता के सामने
उनके ऊपर जिम्मेदारी है, एक जवाबदेही सरकार है। वो तो मातम बनाएंगे अपनी 24 सिटीजन को लेकर, दूसरी तरफ हमास अपने लोगों का परवाह नहीं करता, मरने के लिए छोड़ देता है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उसके ऊपर, किसी भी तरह की प्रेशर उसके ऊपर नहीं है। गाजा की लोगों का परवाह हमास खुद नहीं करता तो इसराइल क्यों करे? तुम इसराइल को मिटाने की बात करते हो, तुम जूश पीपल को मारने की जहर अपने बच्चों के दिमाग में डालते हो और वह तुम्हारा फिक्र करें। यह कैसा दुबलापन है, गजा के लोग अपनी इच्छा से शहीद हो रहे हैं ताकि वो जन्नत जा सके, अपनी इच्छा से अपने बच्चों को कुर्बान कर रहे हैं ताकि जूश पीपल को मार्केट जन्नत जा पाया। क्या इसराइल को इनका फिक्र करना चाहिए? मुझे नहीं पता, मेरे पास एक वीडियो था, उसमें गजा की औरतों का कहना है हम ज्यादा बच्चे पैदा इसलिए करते हैं कि वो बड़ा होकर मुजाहिदीन बने और जूश पीपल को मार सके। ऐसी मेंटालिटी की लोगों का परवाह हमास नहीं करता तो क्या इसराइल को करना होगा? अरे भाई, वो लोग खुशी खुशी अपने बच्चों को कुर्बान कर रहे हैं, हम क्यों यहां बैठे रोना धोना कर रहे हैं? मैं उस वीडियो को ऐड करने की कोशिश जरूर करूंगा अगर मुझे मिले तो। इन्हीं हरकतों और इन्हीं बयानबाजी के वजह से ये जो वेस्ट का ये जो लीचड़पना है, ये जो हिपोक्रेसी है, वो पूरे दुनिया को अब नजर आ रहा है। पहले ये लीचड़पना थोड़ा सा छिपा हुआ करता था, हिपोक्रेसी थोड़ा सोफिस्टिकेटेड हुआ करता था, लेकिन इस युद्ध में यह बात साफ हो गई है कि भैया जनता के पास भी कोई डाउट नहीं है कि वेस्ट का ये जो चोगा था, ये जो मॉरल हाई ग्राउंड था, डेमोक्रेसी के प्रति ये जो फर्जी कमिटमेंट था, ये जो झूठ, ये जो फरेब, ये जो हिपोक्रेसी का ये जो चोगा पहने हुए थे, अब ये दुनिया को दिख चुका है कि कितना फेक था। मेरा कहना है इसराइल के पास खाद आके कोई काम नहीं बचा है। क्या जो वह आपने सिविलियन को छोड़कर दुश्मन के सिविलियन की फिक्र करें? चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या है वीडियो में। समझाता हूं कैसे। शुरू करने से पहले यह बात साफ कर दिया जाए कि टीम देशभक्त किसके साथ स्टैंड करती है। आजकल आई स्टैंड विथ बहुत फैशनेबल हो गया है, बोलना बहुत जरूरी हो गया है। भाई तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन वी स्टैंड विथ इंडिया, आवर कंट्री एंड हर कॉन्स्टिट्यूशन। वी ऑल्सो स्टैंड विद द पोजीशन ऑफ इंडिया ऑन पैलेस्टाइन, इजराइल एंड ईरान। नंबर 1, ईरान के साथ हमारे संबंध बहुत पुराने हैं और इस युद्ध को रोकने के लिए बातचीत करना बहुत जरूरी है। नंबर 2, पैलेस्टाइन और इजराइल के बीच में एक 2 स्टेट सोल्यूशन निकलना जरूरी है, सिंस बोथ have the right to exist। ये जो 2 स्टेट सोल्यूशन है, ये भारत का नेहरू से लेकर मोदी कार्यकाल तक यही हमारा स्टैंड रहा है एंड दिस इज अ वेरी वेरी कमेंडेबल स्टैंड जिसके साथ हम अग्री करते हैं। सो देशभक्त डजंट स्टैंड विथ ईरान, जहां आयतुल्लाह खमीनी के राज में रिलीजियस फंडामेंटलिज्म को और बढ़ावा दिया जा रहा है, जहां डेमोक्रेसी तो छोड़ो, हिजाब ठीक से ना पहनने के लिए माशा अमीन जैसे लड़कियों को मौत के घाट उतार दिया जाता है, तो उसके साथ तो हम स्टैंड नहीं कर सकते। We certainly don't stand with Israel either, जिसने खुलेआम गाजा में जेनोसाइड को अंजाम दिया है, बच्चों तक को बख्शा नहीं है, उन्हें भी हमास का टेररिस्ट करार दे दिया है। हाँ, मेरा भी यही स्टैंड है, मैं भी इसे एग्री करता हूं। लेकिन ये जो जेनोसाइड वार है, इससे मैं एग्री नहीं करता। गजा में जेनोसाइड इसराइल थोड़ी ना कर रहा है, गजा में अपने ही लोग अपनों को जेनोसाइड कर रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है। हाल ही में एक खबर बाहर आया, हमास के मिलिटेंट अपने ही लोगों को मौत के घाट उतार दिया कारण बाहर निकाल कर आया। वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे हमास के खिलाफ ताकि इसराइल के साथ युद्ध रोक दे हमास। अब आप बताओ, एक प्रोटेस्ट के चलते गद्दार का टैग लगाकर सरेआम जनता के सामने सर तन से अलग कर देना, क्या ये सही है? क्या ये जस्टिफाई करता है? डर कौन पैदा कर रहा है गजा में, हमास या फिर इजराइल? आप सोच रहे होंगे मैं ईरान की बात क्यों नहीं कर रहा हूं। देखो, ईरान और हमास एक ही है, ईरान की कहने पर ही हमास सब कुछ करता है। आप कंफ्यूज्ड मत होइए हमास और ईरान के बीच में। दोस्तों, द देशभक्त जी का वीडियो काफी बड़ी है, पूरी वीडियो के ऊपर बात करना पॉसिबल नहीं है, आप बोरिंग हो जाओगे, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं कुछ पार्ट पर ही बात कर रहा हूं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या बताया गया है। ये इंटरनेशनल गोदी मीडिया आज तबाह हुए इजरायली घर इस तरीके से दिखाते हैं जैसे आहा, इजराइल ने तो ये काम किया ही नहीं कभी, ये काम गाजा में भी नहीं किया है, ये काम लेबनान भी नहीं किया है, सिर्फ इजराइल के साथ इतना बुरा हो रहा है। लेकिन सबसे मजे की बात यह है कि यही इंटरनेशनल मीडिया बड़े गर्व के साथ हमें यह दिखाती है कि कैसे 1000 प्लस किलोमीटर दूर इजराइल ने ईरानी जनरल्स और साइंटिस्ट को उनके घर में नहीं, उनके बेडरूम में घुसकर मारा है, प्रिसिशन स्ट्राइक प्रो मैक्स। तो फिर सवाल यह आता है
कि गाजा को पूरी तरीके से जब आप समतल कर रहे थे, पूरे देश को तबाह कर रहे थे, तब ये प्रिसिशन स्ट्राइक्स कहां चले गए आपके? हमास का क्या आपको सच्ची में एकदम पता नहीं था, या फिर मस्ती में मजे में आपको जेनोसाइड करना था, आपने कर दिया हमास का नाम लेकर? प्रिसिशन स्ट्राइक्स एबिलिटी थी आपके पास, लेकिन आपको प्रिसिशन स्ट्राइक करना नहीं था, करना आपको जेनोसाइड था। ओके, प्रिसिशन स्ट्राइक की जहां बात है, ईरान की ऑफिशियल ह्यूमन शील्ड से कवर नहीं थे, इसलिए यह प्रिसिशन स्ट्राइक हो पाया। लेकिन गजा में हमास जो रहता है वो ह्यूमन शील्ड का उपयोग करता है। उनके लिए गजा का सिटीजन लाइफ की कोई कीमत नहीं इसराइल को मजबूरन करना पड़ा। उसकी चिंता असल में किसको करना चाहिए था, इसराइल को या फिर हमास को? और नोटिस करना, इंटरनेशनल मीडिया इजराइल में अलाउड है, क्योंकि वहां तो ईरान बम गिरा रहा है ना, वहां तो वो विक्टिम है, मिसाइल्स गिर रहे हैं, लेकिन वही गाजा में इंटरनेशनल मीडिया अलाउड नहीं है। क्यों? क्या ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ गया है या ऑलमोस्ट आ गया है? पता नहीं। क्या ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आने से पूरे मिडिल ईस्ट का बैलेंस ऑफ पावर शिफ्ट हो जाएगा, डिस्टेबलाइज हो जाएगा? शायद। क्या ईरान को न्यूक्लियर डील के जरिए न्यूक्लियर डिसआर्म करने की जरूरत है? हो सकता है, बातचीत करिए, डील निकालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर रिजीम चेंज कैसे करोगे? अटैक कैसे करोगे? यह वेस्ट का पुराना फॉर्मूला है, न्यूक्लियर वेपन, केमिकल वेपन, बायोलॉजिकल वेपन, उसका खतरा दिखा दो और फिर असली काम करो, सत्ता पलट करने का। जहां बात रहे रेजीम चेंज करने की, तो देखो, इससे हमें क्या ईरान में रेजीम रहे या फिर ना रहे, हमें ईरान के साथ बेहतर संबंध बनाकर चलना होगा। सदियों से ईरान के साथ हमारा संबंध अच्छा रही है। ईरान की रेजीम चेंज करना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए शायद जरूरी है। इसके मामले में हम क्यों परे, हमें तो अपना इंटरेस्ट देखना होगा। ये कितना सही और कितना गलत है आप अपने हिसाब से देखे लेना। जहां बात रही गजा जेनसाइड की, तो मेरा मानना है इसराइल कोई जेनसाइड नहीं कर रहा है। आपकी राय शायद मेरे से मिले या फिर ना मिले, हर किसी का विचार अलग अलग हो सकता है। मैं आपकी हर विचार का सम्मान भी करता हूं। आपको क्या लगता है, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट और एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।